लास्ट टाइम अपन स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात कर रहे थे, कल अस्थि शुरू किया था, हमने कहा था अस्थि बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओसिफिकेशन। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, नष्ट करने वाली, नष्ट करने वाली, अस्थि की मेच्योर कोशिकाएं, अस्थि की मेच्योर या वयस्क कोशिकाएं, ओस्टियोसाइट। अस्थि में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? अस्थि में तंतु कौन सा होता है? फिर अपन ने संगठन की बात करी थी, हमने कहा था अस्थि में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत और अकार्बनिक पदार्थ। अनुपात की अगर बात करें तो अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का अनुपात। कार्बनिक पदार्थों के अंदर ओसिन, प्रोटीन, कोलेजन तंतु नाम लिखा था। और अकार्बनिक पदार्थों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? कितना प्रतिशत? ठीक है। उसके बाद में अपन ने कैल्शियम फॉस्फेट के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड की बात करी थी। ठीक है। उसके बाद में संरचना लिखी। संरचना के अंदर लिखा था अपन ने अस्थि के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला फिर बोन मैरो कैविटी। लिख लिया था यहाँ तक? ठीक है। डायग्राम की बातें कर रहे थे अपन। डायग्राम के अंदर एक साइड अपन से खाली छुड़वाई गई थी, छोड़ी थी। अस्थि का एक डायग्राम बनाया था इस प्रकार का, बीच के अंदर बोन मैरो कैविटी लिखी थी अपन ने। इधर की तरफ नामों के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा था पेरिओस्टियम, फिर लिखा था और फिर लिखा था बोन मैरो कैविटी। इस बोन मैरो कैविटी को अपन क्या भी बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी भी पाई जाती। ठीक है। नाम याद रखना था आपको, कौन सा? मेडुलरी कैविटी वाला। क्लियर था यहां तक? दिक्कत कोई? अब सुनो, यहां पर स्थिति के आधार पर लंबी अस्थियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमरस की अगर मैं बात करता हूँ, इसका एक हिस्सा तो ऊपर वाला जो स्केपुला से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा रेडियस अल्ना से जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये किनारों वाला भाग जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ किसी दूसरी अस्थि से जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है? एक बीच वाला भाग रहेगा ये वाला, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। और एक इन दोनों के बीच में छोटा छोटा सा भाग होगा। कारण सुनो, इसको बांटने का रीजन क्या था वो सुन लो पहले। अस्थि का जो ये किनारों पर स्थित भाग होता है, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। किनारे अस्थि के अंदर 2 ही होंगे, तो दोनों तरफ वाला जो पोर्शन रहेगा इसको अपन क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस बोलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को क्या कहते हैं? क्लियर? ठीक है। बीच वाले पोर्शन की अगर बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं डायफाइसिस। क्या बोलते हैं? डायफाइसिस। डायफाइसिस के बीच के अंदर, बीच से मतलब है ये जो बीच वाला पोर्शन बच गया ना, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। क्लियर? क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जाएगा अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को क्या कहते हैं? बीच वाले भाग को डायफाइसिस। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस। ठीक है। अब बात ये आती है कि इतनी माथाफोड़ी करने की जरूरत क्या थी हमारे को? सीधा सीधा पेरिओस्टेम, मैट्रिक्स, एंडोस्टेम और बोन मैरो कैविटी चल रही थी, तो व्हाई वी नीड दिस एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस? अस्थि को जब खोलकर देखा गया, काट कर देखा गया और उस बोन मैरो कैविटी को देखा गया, तो हमने देखा कि ये जो एपिफाइसिस है इसके अंदर पाई जा रही है रेड बोन मैरो। रेड का मतलब क्या होता है? लाल रंग की अस्थि मज्जा पाई जा रही है। तो इधर की तरफ भी कौन सी मिलेगी? रेड बोन मैरो। अगर बात करते हैं डायफाइसिस के, तो डायफाइसिस के अंदर मिला हमारे को येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो क्यों कहा? क्योंकि इसका रंग कैसा था? पीला था। तो एपिफाइसिस वाले पोर्शन के अंदर दोनों तरफ अपने को लाल अस्थि मज्जा मिलती है, जबकि डायफाइसिस वाले बीच वाले पोर्शन के अंदर हमारे को पीला अस्थि मज्जा मिलता है। क्लियर? इसीलिए हमारे को डिमार्केशन करने की जरूरत पड़ी।
मेटाफाइसिस की अगर बात करते हैं तो मेटाफाइसिस ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो मेटाफाइसिस वाला पोर्शन कौन सा रहा, जिसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर तो येलो बोन मेरो मिलेगा और कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर रेड बोन मेरो, यानी कि एक ट्रांजिशन जोन हो गया जहां से रेड बोन मेरो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, येलो बोन मेरो के अंदर। तो वो छोटा सा ट्रांजिशन जोन, उस ट्रांजिशन जोन को अपन क्या बोलेंगे, मेटाफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिफाइसिस के अंदर कौन सा बोन मेरो पाया जाता है तो क्या आंसर दोगे, और अगर आपसे पूछा जाए डाइफाइसिस के अंदर कौन सा बोन मेरो पाया जाता है, येलो बोन मेरो। क्लियर है पहली बात, ठीक है। भगवान ने जब ये अस्थि बनाई उस टाइम पे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, भगवान ने अस्थि बना के गाय को भेज दिया, बोले जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। गाय जीने के लिए आ गई, बढ़िया स्केपला लगाई दी, इधर की तरफ नीचे की तरफ रेडियस चला दी, ह्यूमरस से काम चल ही रहा था। लेकिन गाय कुछ दिनों बाद के अंदर ही जॉइंट्स के अंदर दर्द से परेशान हो गई, जॉइंट्स के अंदर पेन होने लग गया। गाय वापस गई भगवान के पास में, बोले भगवान से बोली, बोले महाराज जीवन काल है मेरा वो 20 से 23 साल का है, और 20 से 23 दिन के अंदर मेरे जोड़ों में दर्द होने लग गया, तो मैं इतना लंबा कैसे जी पाऊंगी, इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाओ मेरे को। तो भगवान ने कहा, बोले ठीक है करते हैं जुगाड़ कुछ न कुछ। तो चित्रगुप्त को बुलाया गया और पूछा गया उससे कि बता भाई इसके दर्द क्यों हो रहा है। चित्रगुप्त ने एक्सरे वैक्सरे निकाले, और एक्सरे वैक्सरे निकालने के बाद में कहा कि महाराज इधर की स्केपुला और इधर की ह्यूमरस के बीच में ये जो जॉइंट है, यहाँ पर ह्यूमरस और रेडियस अल्ला के बीच में जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, इन दोनों अस्थियों के बीच के अंदर फ्रिक्शन या घर्षण बहुत ज्यादा है, और घर्षण होने के कारण अस्थि एक दूसरे के संपर्क में आ रही है, और जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में हिलती है, गाय को दर्द होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई क्या, कि अगर अस्थि से अस्थि आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आ जाएगी तो गाय को दर्द होगा ही होगा। गाय को दर्द होगा तो मतलब हमारे को भी होगा, हमारी भी अस्थि है। बोले अब क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, बोलो महाराज है सोल्यूशन, इस डायरेक्ट कांटेक्ट में आने को अगर रोक दें अपन तो दर्द नहीं होगा और घर्षण भी कम हो जाएगा। कैसे होगा, कि महाराज अस्थि के दोनों किनारे ये वाले हैं, ये वाला किनारा जहां से दूसरी अस्थि जुड़ेगी, और ये वाला किनारा जहां से दूसरी अस्थि जुड़ेगी, इस वाले हिस्से के अंदर हम लगा देते हैं योजक उपास्थि। क्या लगा देते हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं योजक उपास्थि, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके अंदर लगाएगी, इसका मतलब स्केपुला के अंदर भी लगाएगी, रेडियस अल्ला के अंदर भी लगाएगी, यानी कि अब अस्थि से अस्थि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, रेडियस अल्ला की योजक उपास्थि इस ह्यूमरस की योजक उपास्थि से कनेक्ट करेगी, ठीक है। उपास्थि चिकनी होगी, और उपास्थि के अंदर किसी भी प्रकार की तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, तंत्रिकाएं नहीं पाई जा रही, इसका मतलब दर्द भी नहीं होगा। अपने को दर्द महसूस होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर पेन टच किया, मेरे को पता लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर नर्व्स ये संवेदनाओं को लेकर जा रही है, तंत्रिकाएं ये संवेदनाओं को लेकर जा रही है। अगर तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा, ऐसे बोलते ना आदमी कोमा के अंदर चला गया, कोमा के अंदर जाने का मतलब मर गया थोड़ी हो, उसके दिमाग ने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर सकता। बाकी ऐसा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सारा सब कुछ प्रॉपर है। लकवा होता है किसी को, पैरालिसिस, एक हाथ काम नहीं करता, अब हाथ के अंदर पिन चुबा लो, कुछ ही चुबा लो, उसको फील नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा है, सारा सब कुछ ठीक है, सिर्फ तंत्रिकाओं ने काम करना बंद कर दिया। तो सेम यहाँ पर इस योजक उपास्थि के अंदर किसी भी प्रकार की तंत्रिका नहीं डाली गई, क्योंकि तंत्रिका डाल देते तो वापस से दर्द होने लग जाता। तो योजक उपास्थि बेसिकली दोनों बोन के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण को कम करने का कार्य करेगी, और साथ ही साथ चिकनाई बने रहने के कारण यहाँ पर दूसरी अस्थि एक अस्थि के साथ में जब आर्टिकुलेट करेगी तो जानवर को दर्द भी महसूस नहीं होगा। क्लियर है क्यों लगाएगी। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि योजक उपास्थि कौन से पार्ट के ऊपर पाई जाती है, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायग्राम को देख के पता लग रहा है, जहां पर अस्थि एक दूसरे से जुड़ेगी वहीं पर आपको क्या मिलेगी, योजक उपास्थि मिलेगी। तो बुक्स में क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि योजक उपास्थि निम्न में से कौन से भाग के ऊपर पाई जाती है, आंसर क्या दोगे, दिक्कत यहां तक। तो स्थिति के आधार पर अस्थि की अगर बात करते हैं तो तीन भाग होते हैं, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस और अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को क्या कहते हैं, बीच वाले भाग को, और दोनों के बीच में एपिफाइसिस के अंदर कौन सा बोन मेरो, और डाइफाइसिस में आर्टिकुलर कार्टिलेज किसके ऊपर पाई जाएगी, एपिफाइसिस के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। आप इस कौन कौन है जो नॉनवेज खाता है, बताओगे थोड़ी ऐसे। चलो आपने जैसे यार दोस्तों के बीच में बैठते हो तो सुना ही होगा कि जैसे हड्डी खाते हैं तो हड्डी को बीच में से चूसना चाहिए, उसके अंदर घी होता है, बोलते हैं ना ऐसे। बेसिकली वो घी होता क्या है, डाइफाइसिस के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको बोलते हैं एडिपोसाइट। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है,
एडिपोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है और ये बेसिकली किसका संग्रहण करती है? वसा का संग्रहण करती है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हड्डियों के अंदर घी पाया जाता है, बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, जैसे जवान छोरे थोड़े से थक जाते हैं कि बोलो घी खत्म हो गया क्या हड्डियों के अंदर, है ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वाकई में हड्डियों के अंदर घी पाया जाता है। और ये बेसिकली पाया जाता है डाइफाइसिस के अंदर। डाइफाइसिस के अंदर एडिपोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है और ये एडिपोसाइट कोशिकाएं वसा का संग्रहण करने का काम करती हैं। ओस्टियो वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब क्या रहेगा? अस्थि। कोंड्रो वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब, और एडिपो वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब रहेगा वसा। क्लियर है? तो बुक्स में ये भी दे रखा है कि एडिपोसाइट कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? डाइफाइसिस के अंदर मिलेगी। सुनो, अब आरबीसी का निर्माण हो रहा है रेड बोन मेरो के अंदर, वसा का संग्रहण हो रहा है डाइफाइसिस के अंदर। मान लो किसी भी कारण से, मान लो ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर होते ही आरबीसी की संख्या के अंदर कमी हो जाती है और रेड बोन मेरो काम करना ज्यादा शुरू कर देता है। रेड बोन मेरो ज्यादा काम करेगा तो रेड मेरो की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी तो आरबीसी का निर्माण भी कम होता जाएगा। उस केस के अंदर ये येलो बोन मेरो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? रेड बोन मेरो के अंदर, और आरबीसी का निर्माण करना शुरू कर देगा। तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक एपिफाइसिस के अंदर उपस्थित रेड बोन मेरो काम करेगा, और जब कुछ खराब होने की कंडीशन आएगी तो येलो बोन मेरो किस में परिवर्तित हो जाएगा? रेड बोन मेरो के अंदर परिवर्तित होगा, और किसका निर्माण होना शुरू कर देगा? आरबीसी का निर्माण करना शुरू कर देगा। इसको अपन अलग से लिख लेंगे। पर दिक्कत यहाँ तक? पहले डायग्राम बनाओगे फिर लिखेंगे थ्योरीज को। कहीं हो? जयपुर से कौन कौन है तुम में से? लोकल जयपुर से कौन है? कोई नहीं रहा। कहाँ से? पैतृक गांव कौन सा? निवाई। तो जयपुर का थोड़ी हुआ था। ऐसा तो सब यहीं पे रह रहे हैं आसपास। निवाई में कौन सा है? ये तो हद हो गई कि 50 बच्चों की क्लास के अंदर जयपुर लोकल से एक भी नहीं है। जयपुर वाले ऐसे नहीं बन रहे क्या आजकल? पढ़ते नहीं है ना, ऐसे मास्टर बन जाते हैं फिर। आप में से कोई है जिसने बस्सी कॉलेज से पास किया हुआ डिप्लोमा? इकलौता तू ही है बस। तो बाकी 7 वाले क्या कर रहे हैं? मोबाइल यूनिट में 1962 में। बाकी 7 वाले क्या कर रहे हैं आजकल? कौन सा बैच का है तू? तो 2019 बैच। ये महेंद्र और वाला बैच? महेंद्र सीनियर था, बाड़मेर लगा हुआ है अभी। इधर वाले नाम पहले लिख लिए थे इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आज आए हैं उनके लिए इधर वाले नाम लिखने। अच्छा, वैकेंसी रिलेटेड क्या न्यूज़ है आपके पास में? 525 आ गई जस्ट है। 525 ही आएगी। अच्छा, पूछ रहे हो या बता रहे हो? ना ना ना, देखो अभी जो बजट घोषित हुआ है, बजट के अंदर कहा गया है कि डिपार्टमेंट के अंदर 125 पशु चिकित्सा अधिकारियों
और 525 पशुधन सहायकों के नए पद सृजित किए गए, है ना। डिपार्टमेंट के अंदर वर्तमान के अंदर 9000 के आसपास एलआईसी की पोस्ट है हमारे पास में। कितने हैं? 9000 के आसपास पोस्ट हैं। टोटल पोस्टिंग की अगर बात करते हैं 8 से 9000 के बीच में, उनके अंदर ऐड किए हैं ये वाले पद, यानी कि नए सब सेंटर हमारे पास में जो खुल रहे हैं, हर सब सेंटर के अंदर आपकी एलआईसी की पोस्ट तो होती है, तो उसके अंदर 525 के आसपास नए सब सेंटर हमारे और खुलेंगे, इसीलिए आपके 525 नए एलआईसी के पद सृजित किए गए, ठीक है। वर्तमान में डिपार्टमेंट की स्थिति की अगर बात करते हैं तो कम से कम 3000 के आसपास हमारी एलआईसी की पोस्ट खाली चल रही है, जिसके अंदर डीपीसी वाले भी आ गए हैं, जो प्रमोशन हुए हैं उनके भी आ गए हैं, जो नए सब सेंटर खुल रहे हैं उसके भी आ गए हैं, और 525 मिलाने के बाद में ये लगभग 3 से 3500 पोस्टों के आसपास हो जाती है। तो वैकेंसी आने के चांसेस पूरे हैं, पहली बात तो, ठीक है। अब बात है कि वैकेंसी कितनी आएगी, तो आप ये मान के चलना कम से कम 1500 के आसपास वैकेंसी तो आएगी। 100% वैकेंसी डिपार्टमेंट कोई फिल नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि 3000 पद खाली है, 3000 की वैकेंसी निकाल दी, ऐसा नहीं होता कभी भी। पद हमेशा खाली रहते हैं, नए सब सेंटर बनेंगे तो पद खाली होंगे, एलआईसी का प्रमोशन होगा तो पद खाली होंगे, है ना। दोनों ही कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट चाहे तो खुद भी पद सृजित कर सकती है। तो पहले से खाली चल रहे हैं, फिर गवर्नमेंट ने और सृजित कर दिए, यानी कि पदों की संख्या अब हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मंत्री जी भी पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर कि वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट वैकेंसी अपनी 2022 के अंदर आई थी, तो 23 हो गया, 24 चल रहा है, तो पॉसिबल है 2-4 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आ भी सकती है। लिख लिया? अब देखो सुनो काम की बात है, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन के अंदर दिए जाते हैं हमारे को, पेरिओस्टियम, मैट्रिक, एंडोस्टियम और बोन मैरो कैविटी, है ना। हमारे से पूछा था कि सीसम और अस्थियों के अंदर निम्न में से कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। पेरिओस्टियम की अगर बात करते हैं तो सीसामिड अस्थियां एक विशेष प्रकार की अस्थियां होती है, अभी बात करेंगे क्या होती है। उनके अंदर पेरिओस्टियम क्या होती है? एब्सेंट होती है। माइनस का मतलब एब्सेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। नोट डाल के लिखो, पहले की बात नोट डाल के लिखो। सीसामुड अस्थियों में पेरिओस्टियम अनुपस्थित होती है। 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 सीसामुड अस्थियों में पेरिओस्टियम अनुपस्थित होती है, पेरिओस्टियम पाई नहीं जाती। नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट, स्थिति के आधार पर लिखो, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर लंबी अस्थियों को 3 भागों में बांटते हैं। स्थिति के आधार पर लंबी अस्थियों को 3 भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। स्थिति के आधार पर लंबी अस्थियों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। सबसे पहला नाम कौन सा है? दूसरा और तीसरा हेडिंग डालेंगे एपिफाइसिस। नंबर 1 एपिफाइसिस। स्थिति के आधार पर लंबी अस्थियों को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 लिखोगे एपिफाइसिस। एपिफाइसिस लिख लिया? लिखो इसके अंदर, अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को, अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को, अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को, अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को, किनारों पर स्थित भाग को, अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को, किनारों पर स्थित भाग को एपिफाइसिस कहते हैं। अस्थि के दोनों तरफ किनारों पर स्थित भाग को एपिफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं। क्या पाया जाएगा इसके अंदर? लाल अस्थि मज्जा, और साथ ही साथ क्या मिलेगी? लिखो इसमें लाल अस्थि मज्जा, इसमें लाल अस्थि मज्जा,
लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो पाया जाता है। इसमें लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो पाया जाता है तथा ऊपर की ओर योजक उपास्थि होती है। तथा ऊपर की ओर योजक उपास्थि, अंडरलाइन करोगे योजक उपास्थि को, लाल अस्थि मज्जा को। तथा ऊपर की ओर योजक उपास्थि होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, योजक उपास्थि होती है। क्लियर है? सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? डायफाइसिस। देखो सेकंड नंबर पे डायफाइसिस। डायफाइसिस लिखो, अस्थि का मध्य भाग, अस्थि का मध्य भाग, अस्थि का मध्य भाग डायफाइसिस कहलाता है। अस्थि का मध्य भाग डायफाइसिस कहलाता है। क्या मिलेगा इसके अंदर? येलो बोन मेरो। कोशिकाएं कौन सी? एडिपोसाइट। क्या करेंगी? लिखो, अस्थि का मध्य भाग डायफाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें पीला अस्थि मज्जा, इसमें पीला अस्थि मज्जा, इसमें पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो पाया जाता है। इसमें पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो पाया जाता है। पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो पाया जाता है। तथा वसा का संग्रहण करने वाली, तथा वसा का संग्रहण करने वाली, तथा वसा का संग्रहण करने वाली, तथा वसा का संग्रहण करने वाली एडिपोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। वसा का संग्रहण करने वाली एडिपोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। वसा का संग्रहण करने वाली एडिपोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। वसा का संग्रहण करने वाली एडिपोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती है। हो गई कोशिकाएं उपस्थित। नेक्स्ट लिखो, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, हाँ इसी के अंदर, आवश्यकता पड़ने पर यानी कि जरूरत होगी तो, है ना, आवश्यकता पड़ने पर पीला अस्थि मज्जा लाल अस्थि मज्जा में परिवर्तित हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर पीला अस्थि मज्जा लाल अस्थि मज्जा में परिवर्तित हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर पीला अस्थि मज्जा लाल अस्थि मज्जा में परिवर्तित हो सकता है। क्लियर है? दिक्कत यहां तक नहीं? नेक्स्ट तीसरे नंबर पे कौन सा पार्ट आता है? लिखेंगे मेटाफाइसिस। जी एडिपोसाइट कोशिकाओं के कारण वसा का संग्रहण कर रही है, जो एज ए एनर्जी स्टोर के रूप में काम कर रहा है हमारे पास। हाँ, फिर ये परिवर्तित हो जाएगा किसके अंदर? रेड बोन मेरो के अंदर। नेक्स्ट लिखेंगे मेटाफाइसिस। लिखो, एपिफाइसिस व डायफाइसिस का मध्य भाग, 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 एपिफाइसिस व डायफाइसिस का मध्य भाग क्या कहलाएगा? दिक्कत यहां तक किसी को है क्या? ठीक है, अस्थि की संरचना हमारी यहां पर होती है, खत्म। ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर लिखा था क्या कुछ अपन ने? एवर्सन के नाम लिखी थी, उसके अलावा एक नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो,
मैट्रिक्स में अकार्बनिक लवण, मैट्रिक्स में अकार्बनिक लवण, मैट्रिक्स में अकार्बनिक लवण, कोलेजन तंतु तथा ओसिन प्रोटीन। मैट्रिक्स में अकार्बनिक लवण, कोलेजन तंतु तथा ओसिन प्रोटीन। मैट्रिक्स में अकार्बनिक लवण, कोलेजन तंतु तथा ओसिन प्रोटीन। क्या बोल दिया? मैट्रिक्स में अकार्बनिक लवण, कोलेजन तंतु तथा ओसिन प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है ना? ये संरचना वाली बातें हो गई। पहले अस्थि के बारे में कॉमन, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टिन, कोलेजन तंतु, ओस्टियोसाइट, ओसिफिकेशन ये लिखा। उसके बाद में अस्थि का संगठन अपन ने लिखा है, कंपोजिशन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा लिखी है। उसके बाद में अस्थि की संरचना क्या होती है उसके बारे में अपन ने लिखा है। क्लियर है? यहां तक हेडिंग डालोगे, आकार व संरचना के आधार पर अस्थियों का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे, आकार व संरचना के आधार पर अस्थियों का वर्गीकरण। आकार व संरचना के आधार पर अस्थियों का वर्गीकरण। चाय कौन पिएगा आज? चाय कल भी तू नहीं पीती क्या? हाँ भाई, एक एक का नंबर आएगा, रिपीट कोई नहीं करेगा। चलो, आकार की अगर बात करते हैं तो कोई अस्थियां लंबी हो सकती है, कोई अस्थियां छोटी हो सकती है, कोई अस्थियां चपटी हो सकती है, जो किसी में फिट नहीं होती उनको असमान अस्थियां बोलते हैं अपन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सबसे पहले आती है लॉन्ग बोन, इनको बोलते हैं लंबी अस्थियां। लॉन्ग बोन, लंबी अस्थियां, पता लग रहा है आपको कैसी होगी? लिखो, ये लंबी होती है ना? छोटे बच्चे थोड़ी हो। ठीक है, अब सुनो, लॉन्ग बोन की अगर बात करते हैं तो ये शरीर का वजन सहन करने वाली होती है। और साथ ही साथ इन अस्थियों के अंदर अस्थि मज्जा गुहा, केविटी पाई जाती। पहला तो शरीर का सबसे ज्यादा वजन कौन सहन करेगी? ये लंबी अस्थियां। और साथ ही साथ इन अस्थियों के बीच के अंदर बोन मेरो केविटी पाई जाएगी, जिसके अंदर अस्थि मज्जा भी होगा, लाल भी हो सकता है, येलो भी होगा, दोनों ही होंगे सारे के सारे। ठीक है? एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल है वो इसके अंदर ह्यूमरस फीमर, ये तो इनके बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है? इसके अलावा अपन रेडियस अल्ना, मेटाकार्पल, इसके अलावा टीबिया और मेटाटार्सल। टीबिया के साथ में फिबुला नहीं लिखा अपन ने यहाँ पर, ध्यान रखना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिबुला अवशेषी छोटी सी होती है। रेडियस और अल्ना दोनों अलग अलग अस्थियां होती है और पूरी पूरी लेंथ तक फैली रहती है, जबकि टिबिया पूरी लेंथ तक फैली नहीं रहती, इसीलिए सिर्फ टिबिया लिखा है अपन ने, फिबुला नहीं लिखा अपन। क्लियर है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन के अंदर इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा आपको। तो ह्यूमरस और फीमर बेसिकली कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? लॉन्ग बोन की श्रेणी में आती है। शरीर का वजन सहन करने का काम करती है और साथ ही साथ इनके अंदर कौन सी कैविटी आती है? बोन मेरो कैविटी भी पाई जाएगी, जिसके अंदर बोन मेरो मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। लॉन्ग बोन के अंदर ही एक विशेष नाम आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। इसको बोलते हैं रूपांतरित लंबी अस्थि। रूपांतरित लंबी अस्थि की अगर बात करते हैं तो नाम से पता लग रहा है लंबी तो है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ इसके अंदर। देखने के अंदर तो हमारे को लंबी लग रही है, लेकिन मॉडिफिकेशन हुआ। और मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि इसके अंदर अस्थि मज्जा गुहा,
वो एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित होती है। देखने के अंदर तो लंबी लग रही है, लेकिन बोन मैरो कैविटी नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो क्लेविकल, कौन सी आती है? क्लेविकल। हमारे अंदर ये बोन आ रही है इधर से, यहां से स्कॉलर के ऊपर से, क्लेविकल है ये वाली, दोनों तरफ से आएगी। क्लेविकल को हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? क्योंकि हमारी कॉलर के नीचे आती है। और साथ ही साथ ये कॉलर बोन क्लेविकल जो पाई जाती है, ये मिलेगी आपको डॉग के अंदर और फाउल के अंदर, कुत्ते के अंदर मिलेगी और मुर्गे जी के अंदर मिलेगी। ध्यान रखना एक चीज का एनाटॉमी के अंदर, जो चीजें अगर कुत्ते में पाई जा रही है वो आपके अंदर भी मिलेगी, मेरे अंदर भी मिलेगी, है ना? तो एक तरीके से रहने दो, एक तरीका रहने दो, है ना? ऐसे ही ठीक है कि जो कुत्ते में मिल गई, इसका मतलब हमारे अंदर भी मिलेगी। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो खुद से कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा कुत्ते के बराबर होने की कोशिश करेंगे अपन। तो लॉन्ग बोन वो होगी जो शरीर का वजन सहन करने वाली होगी और इनके अंदर अस्थि मज्जा गुहा पाई जाएगी। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन वो होगी जो लंबी तो होगी लेकिन जिसके अंदर क्या नहीं पाई जाएगी? अस्थि मज्जा गुहा नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो क्लेविकल लंबी तो है, यहां से लेकर यहां तक आ रही है, लेकिन इसके अंदर बोन मैरो कैविटी नहीं पाई जा रही, इसलिए मॉडिफाइड लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रखा है। इंपॉर्टेंट बात आपसे ये है कि इस क्लेविकल को हम क्या नाम देते हैं? कॉलर बोन। और ये कॉलर बोन पाई किस किस में जाती है? डॉग और फाउल के अंदर। क्लियर? आगे डिटेल के अंदर और पढ़ेंगे इसके बारे में। क्लियर? लॉन्ग बोन के बाद में आती है सेकंड नंबर पे हमारे पास में शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन का मतलब छोटी अस्थि। तीसरे नंबर पे आती है फ्लैट बोन, इसको हम कहते हैं चपटी अस्थि। और चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है इर्रेगुलर बोन, इसको हम कहते हैं असमान अस्थि। छोटी बोन की अगर बात करते हैं तो छोटी बोन नाम से पता लग रहा है छोटी होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली कार्पल और टार्सल, डायग्राम बनाया था अपन ने, छोटी छोटी सी बोन्स बनाई थी। कार्पल की अगर बात करते हैं तो कौन से जॉइंट में पाई जाएगी? नी जॉइंट के अंदर। और टार्सल की अगर बात करें तो कौन से जॉइंट में? सही है क्या? सही है ना? तो बेसिकली अगर बात करें, ये रिस्ट वाला जो जॉइंट है अपना, जिसको हम कार्पल जॉइंट कहते हैं, जानवरों के अंदर ये नी जॉइंट होता है। और जो नीचे एंकल वाला जॉइंट है वो जानवरों के अंदर होक जॉइंट होता है। ठीक है, दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगी? कार्पल और आकार के अंदर छोटी, इसलिए क्या लिख दिया? छोटी बोन। फ्लैट बोन की अगर बात करते हैं तो फ्लैट बोन चपटी होती है। बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो स्केपुला। स्केपुला के अलावा अगर बात करते हैं तो हिप बोन, इवन रिब्स, रिब्स के साथ में स्टर्नम, ये भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? फ्लैट बोन। ऑप्शन के अंदर आपको एक ही मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्केपुला, ये याद रखनी। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कुछ अस्थियां ऐसी हैं जो ना तो लंबी है, ना छोटी है, ना चपटी है, अलग ही कैटेगरी है जो अपन पहचान ही नहीं पाते भाई कौन सी कैटेगरी के अंदर जाती है। ऐसी बोन्स को हम कहते हैं असमान अस्थियां। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो वर्टिब्रा या कशेरुकाएं। कशेरुकाओं की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले, फिर सर्वाइकल थोरेसिक से नहीं मिलती, थोरेसिक लंबर से नहीं मिलती, लंबर सैक्रम से नहीं मिलती, सैक्रम कोक्सीजल से नहीं मिलती, इवन सर्वाइकल से भी नहीं मिलती। एटलस की अलग संरचना है, एक्सिस की अलग संरचना है, ना तो लंबी है, ना छोटी है, ना मोटी है, ना कुछ ही है, अलग ही चल रही है बस वो। इसीलिए इन वर्टिब्राओं को कौन सी कैटेगरी में रखा है? इरेगुलर बोन। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। पहला, 4 बोन्स के नाम दे रखे हैं, एक में दे रखा है फीमर, एक में दे रखा है कार्पल, एक में दे रखा है स्केपुलर, एक में दे रखा है वर्टिब्रा। पूछा जाएगा निम्न में से लंबी अस्थि कौन सी होती है? क्या आंसर दोगे? कौन सी चपटी अस्थि होती है? असमान अस्थि कौन सी होती है? वर्टिब्रा। छोटी अस्थि कौन सी होती है? पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर दे रखा है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, और पूछा जाएगा ह्यूमरस निम्न में से कौन से प्रकार की अस्थि होती है? ये लेवल है आपका, ध्यान रखना इस चीज को।
क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, ज्यादा डिटेल्स नहीं आएगी। दिक्कत यहां तक किसी को? उतारोगे ऐसे कैसे? ब्यूटी बोन भी कहते हैं क्लेविकल बोन को। अनिल, क्या नाम है? अनिल माचरा जी। तो अनिल माचरा जी को बताना चाहेंगे, अपन वेटनरी की बात कर रहे हैं, वेटनरी पढ़ रहे हैं ना, अपन पढ़ रहे हैं ना। तो ब्यूटी बोन हमारे अंदर कहते हैं, अपन जानवरों के अंदर क्लेविकल को ब्यूटी बोन नहीं कहते अपन, है ना। सुंदरता ये सिर्फ मनुष्य के अंदर ही होती है, जानवर तो सारे ही सुंदर होते हैं, है ना। सूअर के बच्चे देखे ना कितने क्यूट क्यूट से होते हैं। एनाटॉमी समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है? पढ़ते भी हो क्या रूम पे जाके? सच्चे बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? चलो ईमानदारी से बताओ, कल एनाटॉमी का फर्स्ट पेज किसने पढ़ा था? ईमानदारी आपकी, आपके पास में फर्स्ट पेज जिसके अंदर लिखा था अपन ने ऑस्ट्रोलॉजी आर्थरोलॉजी वगैरह, पूरे हाथ खड़े करो जिसने पढ़ा था। ईमानदारी तुम्हारी, तुम्हारे पास में है, ऐसे क्या है? 5 जने हैं तुम में से जिसने फर्स्ट पेज पढ़ा है। मैं हमेशा कहता हूँ सिलेक्शन रिवीजन से ही होगा, और रिवीजन हमेशा फर्स्ट पेज से करना चाहिए। एक बार पलट के देख लिया करो, ज्यादा कुछ नहीं तो 5 मिनट लगती है अपने को। हैबिट में लेके आओ इस चीज को। अब तुम्हारे को ऐसा लगता है कि सर तो क्या है, कल का ही तो पूछेंगे, है ना। कल का पूछने के चक्करों में कल का तो याद हो जाता है, लेकिन परसों का भूल जाते हैं अपन। उस परसों वाले को भी याद रखना है अपने को, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन पूछें अगर आपसे, आपके डिप्लोमा के 2 साल के अंदर आपने 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं, सबसे खराब सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था? सबसे खराब सब्जेक्ट? हिस्ट्री? न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन कठिन? हेलो। एक्सटेंशन मेरे को सबसे कठिन लगता है, एक्सटेंशन। कारण है उसका कि एक्सटेंशन के अंदर अपन लिखते कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आता है। एनाटॉमी के अंदर लिख दिया कि लॉन्ग बोन, तो इसका मतलब है लॉन्ग बोन ही लिखा हुआ आएगा वहां पर। एक्सटेंशन पड़ेगा ना, उस टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन तो सब में से बराबर ही आने, तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिख लिया सबने? अंडरलाइन करोगे क्लेविकल को, अंडरलाइन करोगे कॉलर बोन को। पूछा जाएगा आपसे कि कॉलर बोन किसे कहते हैं? क्लेविकल को। नेक्स्ट लिखो। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ह्यूमरस फीमर कहाँ पर पाई जाती है, कार्पल टार्सल कहाँ पर पाई जाती है, जॉइंट के बीच का नाम क्या है,
हेडिंग डाली थी आकार और संरचना के आधार पर अस्थियों का वर्गीकरण। तो ये जो 4 नाम लिखे हैं अपन ने, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, ये किसके आधार पर है? आकार। ठीक है। कंकाल वाला डायग्राम किसने नहीं बनाया अभी तक? कंकाल वाला डायग्राम था ना, किसने नहीं बनाया अभी तक? फोटो खींच रहे थे ना उस दिन तुम, कॉपी के अंदर तो बना लिया ना सबने? आधे से ही नहीं बोल रहे अभी तक तुम। किसने नहीं बनाया हाथ खड़े करो, कारण भी बताते जाओ। मोबाइल में कॉपी नहीं बनाई अभी तक? चलो कोई नहीं, दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। अब सुनते जाओ। चौथे नंबर के बाद में 5वें नंबर पे आती है हमारे पास में सीसामोइड बोन। हेडिंग डालो, सीसामोइड बोन 5वें नंबर पे, सीसामोइड अस्थि। लिख लिया? अब सुनो, यहां पर बाद में लिखूं। आकार जो होता है वो शीशम के बीज के समान, ध्यान रखना। शीशम लिखा अपन ने, वो अपने घरों के अंदर शीशम उगता है ना, वो शीशम नहीं, ये अंग्रेजी वाला शीशम है। इसके बीज के समान इसकी आकृति होती है, टेंडन या कंडरा के नीचे विकसित होती है। और कार्य की अगर बात करते हैं, जोड़ को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, पहले नंबर पे आती है पटेला, दूसरे नंबर पे आती है प्रोक्सिमल सीसामोइड, और दूसरे नंबर पे आती है डिस्टल सीसामोइड। इसको बोलते हैं समीपस्थ सीसामोइड, और इसको बोलते हैं दूरस्थ सीसामोइड। जो पूछा जाता है वो सुनो। क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड अस्थि कौन सी होती है? पटेला। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेविक्युलर बोन कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? डिस्टल सीसामोइड। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी इसकी। आकार शीशम के बीज के समान होता है, भूल जाओ उसको, नॉर्मली बात करते हैं। 5 उंगलियां हमारे अंदर, भगवान ने सबके अंदर 5 उंगलियां बनाई, हमारे अंदर भी, गाय के अंदर भी। भेज दिया चढ़ने के लिए गाय को, बोले जी ले अपनी जिंदगी। गाय चढ़ने के लिए गई, वजन कितना है? 400-500 किलो गाय का। जैसे ही गाय चलने की कोशिश करती है, गाय की ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां घूम जाती है वापस, बार 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 बार। कारण उंगलियां इतनी इतनी सी, वजन रख दिया 400-500 किलो, क्या गाय ढंग से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। वापस आ गई भगवान के पास में, बोलो महाराज ये क्या कर दिया, क्या हो गया? 5 उंगलियां दी हैं, लेकिन वजन इतना ज़्यादा है कि ये बार बार टूट जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो महाराज ने कहा आप लोग कोई बात नहीं, सोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो महाराज ने क्या किया, 5 उंगलियां बनाई थी, 1 2 3 और 4 और 5।
महाराज ने कहा 2 ही उंगलियां बना ले मोटी मोटी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। महाराज ने क्या कहा, 2 उंगलियां बना ले बड़ी वाली। ठीक है महाराज बना दो, ये 2 बड़ी उंगलियां बना दी। ठीक है, बड़ी उंगलियां बनाने का फायदा क्या मिला, वजन जो आ रहा था हमारा वो वजन अब एक तो वो बचपन के अंदर कहानी पड़ी होगी संगठन में शक्ति वाली, एक बुढ़ा होता है, फिर वो उसके बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, फिर वो एक लकड़ी का बंडल मंगवाता है, एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए बोलता है, फिर तोड़ देते हैं, फिर वो बहुत सारी लकड़ियों को बांध के बोले अब तोड़ के दिखाओ, फिर वो टूटता नहीं है। बुढ़ा बोलता है क्या शिक्षा मिली, संगठन में पढ़ी है ना सबने। तो वही संगठन में शक्ति भगवान ने यहाँ पर काम में ली कि भाई एक एक डिजिट के ऊपर वजन ज्यादा आ रहा था इसलिए टूट रही थी, अब मोटी डिजिट बना देंगे टूटेगी नहीं ये वाली। ठीक है, भगवान ने 2 बना दिए, और ये 2 कौन से नंबर की रही, तीसरे और चौथे नंबर की। सेकंड और 5th डिजिट को अवशेषी बनाया गया और पीछे की तरफ लगा दिया गया, है ना, जिसको अपन ड्यूक्लाज या विजन खुरी कहते हैं। तो गाय के अंदर देखे होंगे आपने 2 खुर होते हैं, और खुरों से ऊपर की तरफ पीछे की तरफ 2 छोटे छोटे खुर टाइप के और होते हैं, उनको बोलते हैं विजन खुरी। क्या बोलते हैं, विजन खुरी। तो ओरिजिनल खुर तो कौन से नंबर के हैं, और विजन खुरी कौन से नंबर के हैं, सेकंड और 5th नंबर की। जब आएगी उस टाइम पे बात कर लेंगे। ठीक है, भगवान ने इन खुरों के अंदर भी कर दी भाई 3 अस्थियां लगा दी, फर्स्ट फेलिंग, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग दोनों तरफ लगा दी, और गाय को बोल दी कि जा जी ले अपनी जिंदगी। गाय जिंदगी जीने चली गई, पहले 5 उंगलियां थी, अब उंगलियां कितनी रह गई, 2। चलने फिरने के अंदर आसानी आसानी आसानी। अचानक से कोई गड्ढा आया, गाय की उंगलियां वापस से मुड़ गई, वापस से फ्रैक्चर हो गया। गाय वापस पहुंच गई महाराज के पास, बोले महाराज ये क्या हुआ। बोला अब क्या हो गया, बोले ये टूटी तो नहीं लेकिन मुड़ गई। बोले ये अब क्या हो सकता है, बोलो मुड़ने से रोकना है तो इसके पीछे की तरफ अपन दूसरी अस्थि लगा देते हैं। मान लो ये उंगली है, इसके पीछे की तरफ अगर यहाँ पर कुछ लगा देते तो ये मुड़ेगी नहीं। सेम सिस्टम किया भगवान ने यहाँ पर। ऊपर की तरफ आ रही थी मेटाकार्पल, नीचे की तरफ लगा दी 2 डिजिट्स, 2 डिजिट के अंदर 3 फेलेंजेस डाल दी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जोड़ को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए 2 सीसामोइड लगाई यहाँ पर, 1 सीसामोइड लगाई यहाँ पर। इनको कहा अपन ने प्रोक्सिमल सीसामोइड, और इसको कहा हमने डिस्टल सीसामोइड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रोक्सिमल सीसामोइड कौन से जॉइंट में पाई जाती है तो क्या आंसर दोगे, नी जॉइंट। लठ लेके आना, कांटे लगाना 2 उसके ऊपर, किसके ऊपर, ये कौन सी है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में डिस्टल सीसामोइड कौन से जॉइंट के अंदर मिली, किसके अंदर, याद करो वापस से जॉइंट नेम। इसको नाम दिया था अपन ने फेटलॉक, इसको नाम दिया था पेस्टन, और इसको नाम दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोक्सिमल सीसामोइड कौन से जॉइंट में मिलती है तो फेटलॉक जॉइंट, और डिस्टल सीसामोइड। क्लियर है, ठीक है। पीछे वाले पैर की अगर बात करते हैं तो हिप बोन आ रही थी, हिप बोन के नीचे की तरफ फीमर आ रही थी, फीमर के नीचे की तरफ टिबिया फिबुला जुड़ी हुई थी। ठीक है, सबसे ज्यादा मजबूत बोन बनाने की जरूरत पड़ी अपने को फीमर की, कारण क्योंकि पीछे वाले पैरों के ऊपर ही जानवर का वजन सर्वाधिक होता है। कारण आगे वाले पैरों की अगर बात करते हैं तो आगे वाले पैरों के ऊपर सिर है, कपाल है, कपाल के अंदर अस्थियां खोखली है, और खोखली होने के कारण वो सिर उठा के चलती है, वजन कम हो गया। पीछे की तरफ बात करते हैं, जस्ट पीछे थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में हवा ही तो भरी हुई है, छोटा सा दिल है और बड़े से लंग्स है, लंग्स के अंदर भी क्या भरी हुई है, हवा। लेकिन अगर पीछे वाले पोर्शन की अगर बात करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी की अगर बात करते हैं, तो पूरी पूरी रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम, इंटेस्टाइन, लीवर, यूट्रस, किडनी, सारी सारी चीजें किधर आ रही है, पीछे की तरफ। तो जोर भी किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। तो उस केस के अंदर भगवान ने यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान किया, यहाँ पर एक और सीसामोइड अस्थि लगा दी, किस किस के बीच में, फीमर, टिबिया, फिबुला के बीच में, नाम दे दिया पटेला। कौन से जॉइंट में पाई जाती है, स्टाइफल जॉइंट के अंदर। बनाया था ना डायग्राम अपन ने, जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया कल याद दिलाना मेरे को, फोटो दूंगा तुम्हारे को एक खिंची खिंचाई। ठीक है ना, तो ये पटेला शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड अस्थि हुई। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं प्रोक्सिमल सीसामोइड और डिस्टल सीसामोइड की, प्रोक्सिमल सीसामोइड मिली है आपको कौन से जॉइंट के अंदर, फेटलॉक के अंदर, और ये किसके अंदर मिली है आपको, कॉफिन जॉइंट में। दिक्कत है क्या, इंपॉर्टेंट बात ये वाली। जब से एलएसए शुरू हुआ है, 2 साल का डिप्लोमा जब से शुरू हुआ है, जब से एग्जाम शुरू हुई है, जब तक आने वाले 1000 वर्षों तक आपका डिप्लोमा रहेगा, तब तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी सीसामोइड अस्थि कौन सी होती है,
याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उतारोगे ऐसे कैसे, कल याद करके आओगे।